एक नाकाम इंसान जिसका कोई भविष्य नहीं था, हार्ट अटैक से मरकर दैवी शक्तियों वाले एक अमीर परिवार में पुनर्जन्म लेता है। आर्स जापान में रहने वाला एक एवरेज सा अगली लूजर था जो एक बोरिंग जॉब करता था। एक दिन वापस लौटते समय उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अगले ही पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। बिस्तर पर लेटे हुए वो एक खूबसूरत औरत का चेहरा देखता है। पहले तो उसे लगा कि वो किसी हॉस्पिटल में है, लेकिन तभी उसे कमरे में एक उड़ता हुआ कुत्ता दिखता है और तभी एक मेड उस ब्लॉन्डी को बधाई देने के लिए आती है। तभी आर्स रिफ्लेक्शन में नोटिस करता है कि वो एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में एक बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है। बिना किसी परेशानी के 3 साल बीत जाते हैं और वो पढ़ना लिखना सीख जाता है, जिससे उसे इस दुनिया के बारे में बहुत नॉलेज मिलती है। उसे पता चलता है कि जिस किंगडम में वो रहते हैं उसका नाम समर फोर्थ किंगडम है, जो पहले 7 अलग किंगडम्स में बांटा हुआ था। फिर उनमें से एक ने जंग छेड़कर पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया। इस किंगडम में उसका जन्म लैम्बर्ग नाम के एक छोटे से गांव के नोबल लॉर्ड की फैमिली में हुआ था। उसे ये भी पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक भी होता है, जिससे वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन छोटा होने की वजह से मैजिक सीखना उसके लिए बस एक सपना ही है। उसकी लाइफ बहुत लग्जूरियस है क्योंकि वो एक बहुत बड़े घर में रहता है, जहाँ कई सर्वेंट्स उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं और हाउस शेफ रोज टेस्टी खाना बनाता है। एक और चीज जो उसमें अलग है वो ये कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसे टेस्ट करने के लिए वो ट्रेनिंग हॉल जाता है, जहां घर के गार्ड्स और सोल्जर्स बनने का सपना देखने वाले लोग ट्रेन करने आते हैं। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। वो बैठता है और एक आदमी को देखता है जो भाला चलाना सीखते हुए बुरी तरह पिट रहा है। आर्स अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करता है जिससे वो किसी भी इंसान के स्टैट्स देख सकता है। वो नोटिस करता है कि उस आदमी की स्पीयर और स्वॉर्ड स्किल्स डी रैंक की हैं, लेकिन आर्चरी में उसका बी रैंक है। वो तुरंत उसके पास दौड़ कर जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कभी बो और एरो ट्राई किया है। वो आदमी इसे सीरियसली नहीं लेता और हंसकर टाल देता है। उसे लगता है कि आर्चरी बुज़दिलों का काम है, पर आर्स कहता है कि उसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। वो आदमी शायद ट्राई करने से साफ मना ही कर देता, लेकिन क्योंकि आर्स फ्यूचर लॉर्ड था, वो उसकी बात मान लेता है और सबके सामने धनुष उठा लेता है। वो तीर चलाता है और सबको हैरान करते हुए तीर पहली ही बार में सीधा निशाने के बीचों बीच लगता है। सबको लगता है कि ये बस तुक्का था, तो वो आदमी एक के बाद एक तीर चलाने लगता है, पर उसके सारे शॉट्स एकदम निशाने पर लगते हैं। उसे अपनी आर्चरी की नेचुरल टैलेंट का एहसास होता है। वो आर्स को थैंक यू बोलता है, जबकि सब उसे पूछने लगते हैं कि उसे कैसे पता था कि ये लूजर आर्चरी में इतना अच्छा होगा। पर हमारा हीरो अपनी पावर्स छुपाना चाहता है और कहता है कि ये सब बस उसके इंस्टिंक्ट्स हैं। इस स्किल में बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो खुद के स्टैट्स नहीं देख पाता, जिससे वो थोड़ा उदास होता है। पर फिर वो वापस घर चला जाता है। बाद में डिनर टेबल पर वो अपने डरावने दिखने वाले डैड के सामने बैठता है और उनके स्टैट्स चेक करता है तो देखता है कि उनकी सारी एबिलिटीज ए रैंक की हैं और वो अकेले ही 10वीं रैंक स्वॉर्ड्समैन को हराने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। डैड पूछते हैं कि क्या उसने उस लूजर को आर्चरी के लिए कहा। वो ईमानदारी से जवाब देता है कि हाँ, उसने कहा। और उसके डैड कहते हैं कि एक फ्यूचर लॉर्ड के लिए टैलेंटेड और अनटैलेंटेड लोगों के बीच फर्क करना आना अच्छी बात है। डिनर के बाद वो राज करने के तरीके सीखने लगता है और उसे पता चलता है कि असली दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। समर फोर्थ एम्पायर के रूलर्स तो पूरी तरह से करप्ट लग रहे थे। जहां एक तरफ खराब लिविंग कंडीशंस की वजह से पूरे इलाके में किसान और गरीब लोग विद्रोह कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस पुलिस ब्रूटैलिटी और दूसरे गलत तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो इस दुनिया को बिल्कुल अमेरिका जैसा बना देता है। उसे एहसास होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कॉन्टिनेंट एक सिविल वॉर की चपेट में आ जाएगा और शायद उसे अपनी सेना को युद्ध में ले जाना पड़े। ये ख्याल उसे सच में डरा देता है क्योंकि वो अभी कोई योद्धा नहीं है और उसे शक है कि क्या उसके जैसा इंसान अपने परिवार और लैम्बर्ग के लोगों को सही सलामत रख पाएगा। अगली सुबह वो घर से चुपके से बाहर निकलता है और गांव के मार्केट की गलियों में घूमने लगता है, लेकिन क्लोक पहनने के बाद भी लोग उसे आसानी से पहचान लेते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या वो शॉपिंग के लिए बाहर आया है। आर्स उसे फैट शेम करता है और आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो अपनी मैजिक आई का इस्तेमाल करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज वाले लोगों को ढूंढने लगता है। वो इसे कई लोकल्स पर आजमाता है, पर उसे पता चलता है कि वो सब बेकार लोग हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ देर बाद वो बैठ जाता है क्योंकि मैजिक एबिलिटीज का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी आंखों से पानी आने लगता है। तभी अचानक उसे शोर सुनाई देता है। एक दरवाजा तेजी से खुलता है और एक रेसिस्ट औरत एक जवान लड़के को सड़क पर बाहर फेंक देती है, ये कहते हुए कि उसके पास उसके जैसे लोगों के लिए कोई काम नहीं है। उसे इस रेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो देखता है कि लोग उसे मेल्किन कह रहे हैं और उसे गंदा और घटिया बता रहे हैं। उसे अचानक एक किताब में पढ़ी बात याद आती है जिसमें लिखा था कि ये लोग किसी दूर के महाद्वीप के हैं और समर फोर्थ के लोगों ने इन्हें गुलामों की तरह खरीदा था।
वो नौजवान भूख से हारा हुआ जमीन पर बैठा होता है। तभी आर्स उसके पास जाकर उसे ब्रेड का एक टुकड़ा देता है। वो आदमी हैरान हो जाता है और अपना नाम रे बताता है, जबकि आसपास खड़े लोग हैरान होते हैं कि होने वाला लॉर्ड एक मैल्किन की मदद क्यों कर रहा है। पहले तो रे को शक होता है, पर धीरे से ब्रेड लेकर वो उसे भूखों की तरह खाने लगता है। तभी आर्स अपनी मैजिक आई से उसके स्टैट्स चेक करता है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि ये बंदा तो छुपा रुस्तम निकला। इसके पास कई ARS रैंक स्किल्स हैं जो उसे लॉर्ड रेवन की याद दिलाती हैं। यानी उसके अपने होता है कि ये आदमी इस किंगडम के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनेगा। आर्स की आंखें चमकने लगती हैं, पर रे को वो अजीब लगता है और वो शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगता है। होने वाला लॉर्ड एक गली तक उसका पीछा करता है। रे उसे अकेला छोड़ने को कहता है, पर आखिर में आर्स बताता है कि वो लॉर्ड लोवेंट का बेटा है और उसे अपने बॉडीगार्ड की जॉब ऑफर करता है। वो उसे टेस्टी खाने का लालच देता है। रे मान जाता है और दोनों आर्स के घर पहुंचते हैं, जहां वे डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। आर्स के सामने शानदार खाना रखा है और वो खुश होकर रे को देखता है। तभी वो देखता है कि उस मेड ने रे को बीन्स वाली एक पुरानी प्लेट दी है। वो कहती है कि वो एक मैल्किन को होने वाले लॉर्ड जैसा खाना नहीं दे सकती, और बटलर उसे खाना खत्म होते ही वहां से दफा हो जाने को कहता है। आर्स को यकीन नहीं होता कि यहाँ इतना रेसिज्म है, पर वो चुप बैठने के बजाय प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी चेयर रे के पास ले जाता है और उसे साथ खाने को कहता है। मेड और बटलर बीच में पड़ते हैं, पर आर्स उन्हें चुप करा देता है क्योंकि रे उसका गेस्ट है। मेड फौरन और खाना लाती है, जिसे रे मजे से खाता है। उसके बाद वो बताता है कि वो मर्सिनरीज के साथ काम करता था, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था, पर एक लड़ाई में वो सब मारे गए और वो इस बेरहम दुनिया में अकेला रह गया। आर्स को बुरा लगता है और वो रे को पिता के पास ले जाकर कहता है कि वो उसे अपना बॉडीगार्ड रखना चाहता है। उसका रेसिस्ट बाप रे को देखते ही मना कर देता है, ये कहकर कि मैल्किन्स किसी काम के नहीं होते। आर्स अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही हैं कि रे के पास ऐसा गॉड गिवन टैलेंट है जिसका मुकाबला पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी एवरेज इंसान नहीं कर सकता। तो उसके पिता उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रे को एक टेस्ट पास करना होगा जिसमें उसे उन्हें कॉम्बैट में हराना होगा। आर्स डर जाता है क्योंकि उसके पिता एक असली मॉन्स्टर हैं और पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन में से एक हैं। वो कहने की कोशिश करता है कि ये मुकाबला फेयर नहीं होगा, लेकिन उसके पिता उसकी बात कर देते हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लकड़ी की तलवारों की एक जोड़ी मंगवाते हैं, जबकि गार्ड्स और बाकी लोग रे को एम वर्ड से बुलाने लगते हैं। रेवन उन्हें रूल्स बताता है कि अगर रे दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर उन पर एक भी हिट कर पाया तो उसे गार्ड के तौर पर हायर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे तुरंत गांव छोड़ना होगा। टाइमर सेट कर दिया जाता है। रेवन एक पावरफुल स्लैश के साथ आगे बढ़ता है जिसे रे डॉज कर लेता है, पर उसे एहसास होता है कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद वो हमला उसकी जान ले सकता था। रेवन फिर से हमला करता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये लॉर्ड इतने स्ट्रॉन्ग और फास्ट कैसे हैं। बिग डैडी लगातार हमले करते रहते हैं, जबकि रे बस ब्लॉक और पैरी करता है। ये देखकर आर्स डर जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि बाकी सब भी हैरान हैं क्योंकि आज तक कोई भी लॉर्ड का एक भी हमला झेल नहीं पाया है। रेवन अपने अटैक्स के साथ पूरी जान लगा देता है और रे के कंधे पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है, पर सबको हैरान कर वो फिर खड़ा होता है और पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है। गंभीर होते ही वो रेवन पर झपटता है, जो पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन रे बच निकलता है और उसके नीचे से स्लाइड कर सूरज की किरणों का फायदा उठाते हुए, जिससे लॉर्ड की आंखें चौंधिया जाती हैं। इसके बावजूद रेवन उस हमले को रोकने में कामयाब रहता है, पर यह पहली बार है जब किसी ने लॉर्ड पर हमला करने की हिम्मत की है। जैसे ही रे लय में आ रहा था, रेवन उसे बताता है कि टाइम खत्म हो गया है, लेकिन वो रे को विजेता मान लेता है क्योंकि आज तक कोई भी उस पर वार करने के इतने करीब नहीं पहुंचा था। आरुस बहुत खुश हो बधाई देता है, जबकि उसके पिता आरुस की तारीफ करते हैं कि उसने एक और टैलेंटेड इंसान ढूंढ निकाला और कहते हैं कि उसमें वाकई कोई ईश्वरीय शक्ति है। बाकी गार्ड्स और सोल्जर्स रे को घेर लेते हैं और उनके साथ ट्रेन करने की मिन्नतें करते हैं। उसी दिन बाद में रे घर में अपनी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में एक ड्रेस पहनता है और आरुस के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेने से पहले घुटनों के बल बैठ जाता है। रे को आरुस के साथ जुड़े और उनके घर में काम करते हुए कई महीने बीत चुके हैं, और हालांकि शुरू में दूसरे वर्कर्स उसके स्किन कलर की वजह से थोड़े रेसिस्ट थे, पर धीरे धीरे वो सोल्जर्स के साथ अभ्यास करता है और उन्हें अपनी स्किल्स बेहतर करना सिखाता है। और जब से उसने आरुस ट्यूडर से शिक्षा लेनी शुरू की है, उसकी इंटेलिजेंस इतनी बढ़ गई है कि वो अभी
उनके घर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया है। रे ने उन मेड्स का दिल भी जीत लिया जो कभी उससे नफरत करती थीं, पर अब उसके पोलाइट व्यवहार और हैंडसम चेहरे की वजह से उसे पसंद करती हैं। पिछले कुछ दिनों से रे और आरुस ने साथ में पढ़ाई शुरू कर दी है, जहां वे इस महाद्वीप के इतिहास और हर क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने पढ़ा कि कैसे समर फोर्थ किंगडम एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था और अब तक का सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन रे के अनुसार ये राज्य अब भारी गिरावट के दौर में है क्योंकि पुराने राजा की मौत हो गई और उनका बेटा नया राजा अभी सिर्फ 8 साल का है। उसके मुताबिक अभी सारी पावर ये मौजूद पॉलिटिशियंस के हाथों में है, जो ज्यादा से ज्यादा पावर हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब की वजह से गवर्नमेंट ठीक से शासन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पूरे देश में कई विद्रोह हो रहे हैं और इसी कारण इन क्षेत्रों के लॉर्ड्स और ड्यूक्स ने किंगडम को इग्नोर करना शुरू कर दिया है और इन कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए अपनी खुद की पर्सनल आर्मी रख रहे हैं। एरिस को एहसास होता है कि उनके काउंटी में अब तक कोई विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन उसके पिता हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं और ज्यादा सोल्जर्स जुटाने की तैयारी में लगे हैं, जिसका मतलब है कि कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय में कभी भी हो सकता है। वो रे जैसे और भी लोगों को ढूंढने का फैसला करता है जो युद्ध की स्थिति में उनकी मदद कर सके, भले ही वो ऐसा कभी न चाहे। आर्स रे से पूछता है कि उसे क्या लगता है अगर जंग हुई तो सबसे पहले यही शुरू होगी, और रे बिना किसी शक के कहता है कि वो उनके पास वाली काउंटी होगी जिसका लॉर्ड बहुत बूढ़ा और कमजोर है। उसके हिसाब से लॉर्ड अब कभी भी मर सकता है और उत्तराधिकार के मामले पर जंग शुरू होने की पूरी संभावना है। रे समझाता है कि लॉर्ड के 2 बेटे हैं और टेक्निकली बड़े बेटे को ही गद्दी मिलनी चाहिए, लेकिन हर कोई जानता है कि छोटा बेटा ज्यादा काबिल है और एक बेहतर लीडर साबित होगा। अगर लॉर्ड के मरने से पहले उत्तराधिकार का ये विवाद नहीं सुलझा तो दोनों भाई आपस में लड़ेंगे और पूरे किंगडम को किसी एक का साथ चुनना होगा। आर्स पूछता है कि उसके पिता किसका साथ देंगे और रे जवाब देता है कि वो शायद बड़े भाई को चुनेंगे क्योंकि कानून के हिसाब से वही असली वारिस है। आर्स सोचता है कि उसके पिता अभी जिंदा हैं और इन सब मुश्किलों को संभाल सकते हैं, पर उसे डर है कि अगर कुछ गलत हुआ और उसके पिता को चोट पहुंची तो क्या होगा। रे उससे कहता है कि उन्हें बेहतरीन टैलेंट की तलाश करनी चाहिए जो उनकी पोजीशन कर सके और सेफ्टी बढ़ा सके। आर्स इस बात से पूरी तरह सहमत है और दोनों टैलेंट ढूंढने के लिए पास के शहर जाने को तैयार हो जाते हैं। सामने के आंगन से गुजरते हुए रेवन उन्हें रोकता है और कहता है कि किसी अच्छे मेज को ढूंढना, क्योंकि एक अच्छा विज़र्ड हारी हुई जंग जिताने की चाबी हो सकता है। आर्स जानता है कि उसके पिता में कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है और एक बार उन्होंने आर्स को शक्तियां जगाने के लिए एक जादुई जेम मिला, पर उसमें मैजिक की काबिलियत नहीं थी। उसके पिता ने दोबारा कोशिश करने को नहीं कहा और वे अपनी छोटी काउंटी छोड़ देते हैं और पास के शहर की ओर निकल पड़ते हैं, जो उनके छोटे से गांव वाले शहर से काफी बड़ा है और यहाँ के लोग उसके होम टाउन के लोगों से ज्यादा अमीर लग रहे हैं। वो रे को बताता है कि वो चाहता है कि उसकी काउंटी भी एक दिन ऐसी ही बन जाए और रे बस मुस्कुरा देता है, जबकि आर्स वहाँ के लोगों के बीच टैलेंट ढूंढना शुरू करता है। अफसोस उसे कोई ऐसा नहीं मिलता जिसकी स्किल्स एवरेज से भी ऊपर हो और थक जाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। रे उसे दिलासा देता है कि इस शहर में 50,000 लोग रहते हैं, जो उनके गाँव से 10 गुना ज्यादा है, तो उन्हें यहाँ जरूर कोई न कोई मिल ही जाएगा। चौड़ी सड़कों पर चलते हुए आर्स को अचानक एक गंदी गली दिखती है जहां बहुत से गरीब लोग खुले में सो रहे हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतने बड़े शहर में जहां इतने अमीर लोग हैं वहां ऐसी गरीबी भी होगी। रे उसे लाइफ लेसन देते हुए कहता है कि जिस जगह पर बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं वहाँ बहुत ज्यादा गरीबी भी होती है। ये सुनकर आर्स अपने गांव को इस शहर जैसा बनाने के सपने के बारे में फिर से सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद वे मेन मार्केट में पहुंचते हैं और आर्स की आंखें चमकने लगती हैं जब वो देखता है कि वहाँ कितनी सारी चीजें बिक रही हैं। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है जो दूसरे कॉन्टिनेंट से लाए गए ड्रैगन एग्स बेचने का दावा कर रहा है। आर्स को एक पेट ड्रैगन पालने का आइडिया तुरंत पसंद आ जाता है, जिस पर वो जब चाहे सवारी कर सके। वो फौरन सेलर से उनकी कीमत पूछता है और एक चालाक मुस्कान के साथ सेलर कहता है कि वो ये रेयर एग्स सिर्फ एक सिल्वर कॉइन में आर्स 3 खरीदने की बात करता है और पैसे निकालने लगता है। तभी रे उसे पीछे धकेलकर सेलर के गले पर खंजर रख देता है। वो सेलर से कहता है कि उसने एक नोबल को नकली चीजें बेचने की हिम्मत की है जिसकी सजा मौत होनी चाहिए, लेकिन सेलर कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। रे दावा करता है कि ये एग्स ऑफिशियली या लीगली इंपोर्ट नहीं हो सकते क्योंकि पिछले 1 साल से दूसरे कॉन्टिनेंट से इंपोर्ट पर बैन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि या तो वो झूठ बोल रहा है या ये चीजें इलीगली स्मगल की गई हैं। और तो और ड्रैगन एग्स बहुत रेयर होते हैं, तो उस जैसे मामूली बेवकूफ के पास इतने सारे कहां से आए। फिर वो इस झूठ बोलने वाले बेकार इंसान को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जब आर्स उसे रुकने के लिए मजबूर करता है तो रे तुरंत अपने होश में वापस आता है और आर्स से माफी मांगने लगता है। वो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है, पर आर्स उसे कहता है कि वो इस बारे में बिल्कुल भी चिंता न करे। बाद में वे लंच करने बैठते हैं, तभी आर्स एक स्टॉल से कुछ डेजर्ट लेने का फैसला करता है।
हैरानी की बात है कि एक जेबकतरा आर्स से टकराता है, उसका पैसों का पाउच चुराता है और भाग जाता है। रे तुरंत आर्स को पकड़ता है और उस चोर के पीछे भागने लगता है जो भीड़ के बीच से इधर उधर रास्ता बनाते हुए भाग रहा है। पर रे उसका क्लोक खींच लेता है, जिससे एक नीले बालों वाली लड़की सामने आती है। वो लड़की एक गली में भागती है और जब रे वहां पहुंचता है, वो देखता है कि कुछ गुंडों ने एक लड़की को घेर लिया है और एक उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। आर्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, गुस्सा हो जाता है और उसे लीडर एग्जॉर्डा मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन रे फौरन उसका हाथ पकड़कर उसके पेट में घूंसा मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। बाकी दो आदमी हमला करने दौड़ते हैं, पर रे उन्हें भी धूल चटा देता है और उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है। आर्स अपनी मैजिक आई से उस लड़की को देखता है, जिससे पता चलता है कि इस लड़की के पास एस रैंक मैजिक स्किल्स हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसके मैजिक स्टैट्स बहुत शानदार थे, इसलिए वो फौरन उसे अपने साथ जुड़ने और वैसल बनने को कहता है। रे उसे बताता है कि ये लड़की चोर है, लेकिन आर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे सैलरी और अच्छे खाने के साथ एक कंफर्टेबल लाइफ देने का वादा करता है। वो लड़की आर्स को देख कहती है कि वो उसके जैसे किसी बिगड़े हुए अमीर बच्चे के नीचे काम करने के बजाय मरना पसंद करेगी। उसके हिसाब से सभी नोबल्स बुरे लोग होते हैं जो गरीबों की कीमत पर अपनी तिजोरियां भरते हैं। उसे खुद एक नोबल ने स्लेव बनाकर रखा था, पर वो वहां से भाग निकली थी और इसीलिए ये लोग उसे वापस पकड़ने की कोशिश में थे। आर्स उसे समझाता है कि वो एक बेहतरीन मेज बन सकती है, पर लड़की कहती है कि उसने कभी मैजिक ट्राई भी नहीं किया। रे को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो लड़की से पाउच वापस मांगता है और वो बिना बहस किए दे देती है। तभी अचानक बहुत सारे छोटे बच्चे उस गली में आ जाते हैं और उस लड़की के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। जब पता चलता है कि वो इन अनाथ बच्चों का ख्याल रख रही है, तो आर्स को बुरा लगता है और वो उसे पाउच दे देता है। उसी रात आर्स बालकनी में बैठा होता है। वो सोचता है कि क्या उसे फिर कभी ऐसा टैलेंट मिलेगा। तभी बच्चों के रोने की आवाज आती है और वो नीचे जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ। वो रोते हुए बताते हैं कि 3 आदमी चार को ले गए। उधर चार को स्लेव ट्रेडर के पास ले जाया जाता है, जहां गुंडे उसे जमीन पर फेंक कर पीटने लगते हैं, लेकिन वो सब सह लेती है और अपनी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरने देती। स्लेवर गुंडों से कहता है कि चेहरा खराब न हो, क्योंकि नोबल चाहता है कि वो सुंदर दिखे। गुंडे मान जाते हैं, पर तभी एक की नजर पाउच पर पड़ती है और वो उसे छीन लेता है और उसे पता चलता है कि वो पैसों से भरा है। अचानक चार उठती है और उस गुंडे से थैली छीनकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे तेज निकलते हैं और उसे फिर से पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। वो स्लेवर उससे कहता है कि अपनी किस्मत मान ले, क्योंकि अगर वो भाग भी गई तो भी वो बस एक दुख भरी जिंदगी जिएगी, हमेशा भागती रहेगी और एक दर्दनाक मौत मरेगी। इस पहले कि वो उसकी हिम्मत और तोड़ पाता, दरवाजा जोर से खुलता है। पहरेदार को चोट लगती है क्योंकि रे अंदर आता है और अगले 2 गुंडों को बड़ी आसानी से धूल चटा देता है। फिर वो उस गद्दार के पास खड़े आदमी पर चाकू फेंकता है। तभी स्लेवर सबको रुकने के लिए कहता है ताकि वो बात कर सके, लेकिन आर्स कमरे में दौड़कर आता है और चार से पूछता है कि क्या वो ठीक है। लड़की उसे वहां देखकर हैरान रह जाती है, जबकि स्लेवर को एहसास होता है कि ये छोटा बच्चा कोई नोबल लगता है क्योंकि उसके कपड़े और बात करने का तरीका वैसा ही है। स्लेवर शांति से पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है और आर्स जवाब देता है कि वो चाहता है कि वो लड़की को अभी आजाद कर दे। स्लेवर जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ भी इलीगल नहीं कर रहा है, क्योंकि इस काउंटी में स्लेव्स बेचना पूरी तरह लीगल है। आर्स उससे कहता है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चार उसे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाने को कहती है, तो वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है और एक बार फिर उसके स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि उसकी एम्बिशन एक है। इसका मतलब है कि वो अपने फ्यूचर की सारी उम्मीदें खो चुकी है। वो बड़बड़ाने लगता है कि हर इंसान को एक उम्मीद और एक बेहतर फ्यूचर का हक है। ये सुनकर स्लेवर को बहुत हंसी आती है, क्योंकि उसके लिए एक स्लेव का फ्यूचर बस एक अच्छे मालिक की जियजूरी करना ही है। आर्स को गुस्सा आ जाता है और वो उसे हंसना बंद करने को कहता है। वो कहता है कि बड़ों का काम बच्चों को सेफ रखना है और ये उसका फैसला होगा कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है। चार उसकी बातों से टच हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे याद भी नहीं कि वो आखिरी बार कब रोई थी। बचपन से ही उसे गलियों में भटकते हुए अपनी जिंदगी अकेले काटनी पड़ी थी। तूफानी बारिश और कड़कड़ाती ठंड में वो गलियों में रहती थी और उन लोगों को देखती थी जिनकी जिंदगी आसान थी। गुजारा करने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती थी, पर फिर भी वो अपना पेट नहीं भर पाती थी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। किसी को अपने लिए लड़ते देख वो भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अब स्लेवर का सब्र जवाब दे जाता है। वो कहता है कि वो इतनी तमीज से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि बच्चा एक नोबल था,
पर अब वो बिना वजह उसके बिजनेस में दखल दे रहा है और इतनी कम उम्र में उसका इतना वोक बनना ठीक नहीं है। सीढ़ियों से कई गुंडे नीचे आकर उन्हें घेर लेते हैं और वो उन्हें धमकी देता है, पर आर्स बस रे की तरफ देखता है जो उसे भरोसा दिलाता है कि सब कंट्रोल में है। एक गुंडा आर्स को चुप रहने को कहता है क्योंकि उसे बकबक करने वाले बच्चे नापसंद हैं, पर रे उसे गले से पकड़कर हवा में उठाता है और जमीन पर पटक देता है। वो कहता है कि लॉर्ड आर्स की बुराई करके उन्होंने बड़ी गलती की है और अब उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। वो अपना खंजर निकालता है। तभी एक बदमाश बोतल तोड़कर सबको कहता है कि रे को घेर लो क्योंकि वो अकेला है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रे बड़ी सफाई और सटीकता से हर वार को चकमा दे देता है और साथ ही उनमें से कुछ के पेट पर वार करता है और अपना चाकू दूसरे पर फेंकता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, एक गुंडा उसे पीछे से चाकू के साथ पकड़ लेता है, पर रे उसे बस जमीन पर पटक देता है, जिससे वो तस्कर डरकर मेजेस को बुलाता है। दोनों मेजेस तुरंत अपने बेसिक फायर स्पेल्स पढ़ते हैं और रे पर हमला करते हैं, जो आसानी से उनके जादू को काट देता है और उनकी भी जमकर धुनाई कर देता है। तस्कर अब डरा हुआ है, इसलिए वो अपने तुरुप के इक्के को बुलाता है और तभी ऊपर से एक विशाल आदमी शराब पीते हुए नीचे आता है। वो पूछता है कि शोर किस लिए है और तस्कर उसे सब बताता है, जिससे वो आदमी गुस्से में आ जाता है और इन लोगों को बाहर निकालने को तैयार होता है। 4 आर्स से कहता है कि ये आदमी बड़ी मुसीबत है और उसे भागना चाहिए, पर आर्स उसके स्टैट्स चेक करके कहता है कि ये मुकाबला आसान होगा और जैसा उसने कहा, रे झूमर से लटक कर पहले हमले को चकमा देता है और फिर नीचे कूदकर उसके चेहरे पर लात मारता है। वो आदमी चिढ़कर रे को पकड़ने झपटता है, पर रे लड़ने में बहुत स्ट्रांग है और तुरंत ही ठुड्डी पर एक क्लीन अपरकट मारकर मैच खत्म कर देता है, जिससे वो मोटा बेहोश हो जाता है। स्लेवर अब डर गया है और कहता है कि ये इलीगल है, पर आर्स सिक्कों की थैली दिखाकर उसे खरीदने को कहता है। स्लेवर कहता है कि वो लड़की को किसी और नोबल को बेच चुका है, लेकिन रे बीच में आता है और स्लेवर से कहता है कि वो लड़की को ले जा रहे हैं तो वो चाहे तो पैसे ले ले या फिर खाली हाथ रहकर उस दूसरे नोबल को खुद झेल ले। स्लेवर इस धमकी के आगे झुक जाता है और पैसे लेकर कानूनी तौर पर 4 को आर्स को बेच देता है। स्लेवर के ऑफिस से निकलते निकलते सुबह हो गई, पर कहीं जाने से पहले 4 उन्हें कुछ दिखाना चाहती है। वो उन्हें पहाड़ी पर ले गई जहां आर्स थक गया, बिल्कुल मेरी तरह। आखिरकार वो ऊपर पहुंचता है और उसे शहर का सुंदर नजारा दिखता है। वो कहती है कि उदास होने पर वो इसी सीक्रेट जगह आती थी और शुक्रिया के तौर पर वो उन्हें ये दिखाना चाहती थी। आर्स उस शानदार नजारे को देखता है जबकि रे उसे एक मैजिक लॉकेट देता है ये टेस्ट करने के लिए कि उसकी मैजिक कितनी स्ट्रांग है। वो उसे पहन लेती है और उन्हें वार्न करती है कि उसे नहीं लगता कि उसके पास कोई मैजिक है क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो स्पेल बोलती है, उसके अंदर से माना की एक जबरदस्त लहर निकलती है जिससे आसमान में एक विशाल फायरबॉल फटता है और आर्स और रे समेत पूरे शहर के लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद वो अनाथ बच्चों से फिर से मिलती है और आर्स के घर वापस जाने के सफर पर निकलने से पहले उनसे जल्द ही दोबारा मिलने का वादा करती है। जब वे आखिरकार वापस पहुंचते हैं तो आर्स अपने पिता से मिलता है, जिन्हें पहले तो लगता है कि आर्स कोई नई डिशवॉशर लाया है। आर्स उन्हें बताता है कि वो एक बेहतरीन मेज है और जंग में इफेक्टिव होगी, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि औरतों की जगह किचन में है, जंग में नहीं। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए 4 आसमान में एक बहुत ही ताकतवर फायर ब्लास्ट छोड़ती है। ये देखकर रेवन हैरान रह जाता है और तुरंत मान जाता है। वो लुएन फैमिली में उसका स्वागत करता है और वे सब अंदर चले जाते हैं, अगले दिन आने वाले एडवेंचर्स के लिए तैयार। 4 को अपना वैसल बनाए अब 3 साल बीत चुके हैं और तब से उसके पिता ने कई छोटी बड़ी जंगों में हिस्सा लिया और उन सब को आसानी से जीता है। भले ही लगातार हो रही जंगों की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट का माहौल काफी खराब है, लेकिन उसके पिता की कमाल की वॉर टैक्टिक्स और 4 की वजह से इस काउंटी के सैनिकों का हौसला काफी बुलंद है, जो अब एक खूबसूरत औरत बन चुकी है और जंग के मैदान में बेहद ताकतवर है। किसी को भी ये यकीन नहीं था कि एक अकेला जादूगर युद्ध का पूरा रुख मोड़ सकता है और तब से रेवन ने अपनी देखरेख में और भी जादूगरों को भर्ती करना शुरू कर दिया है ताकि वे अपनी खड़ी सेना को और मजबूत कर सकें। यही नहीं, अब हमारे नायक के 2 छोटे भाई बहन भी हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों जुड़वा हैं। उसने उनके स्टैट्स चेक किए और देखा कि भले ही वे अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके पास कुछ A और S रैंक की एबिलिटीज हैं। तब से वह और टैलेंट की तलाश में है, लेकिन काफी समय से उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही। पर रे उसे बताता है कि उसे 2 शिकारी भाइयों के बारे में कुछ जानकारी मिली है जो काफी ज्यादा स्किल्ड माने जाते हैं। आर्स तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है कि उन्हें उनसे मिलने जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि उनकी काबिलियत सच है या नहीं। थोड़ी देर बाद वह रे के साथ जंगल की उस छोटी झोपड़ी को खोजने निकल पड़ता है जहां शिकारी रहते हैं। तभी उन्हें 4 रोक लेती है, जो एक पेड़ की टहनी पर बैठी सैंडविच खा रही है।
आर्स उसे बताता है कि उन्हें कुछ ऐसे शिकारियों के बारे में पता चला है जो हाल ही में इन जंगलों में रहने आए हैं और वे बस उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं। चार बताती है कि आज वो पूरे दिन फ्री है तो वो भी उसकी एस्कॉर्ट बनकर साथ जाएगी ताकि वो सेफ रहे, और वो ऐसा करती भी है जब वो उसे 2 एयरबैग्स के बीच बिठा देती है ताकि क्रैश होने पर वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। उधर रे को जलन होती है और वो कहता है कि उसे पैदल चलना चाहिए क्योंकि उसके वजन से घोड़े पर बहुत दबाव पड़ रहा है। वो कहती है कि वो सालों से लड़ रही है और उसने नतीजे भी दिए हैं तो उसे थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। जब वो आपस में बहस कर रहे थे तभी झाड़ियों में हलचल हुई और अचानक एक जंगली सूअर आ गया जिससे घोड़ा डर गया, पर तभी उसे एक तीर से मार गिराया गया। तभी घनी झाड़ियों से 2 आदमी बाहर आए जो शिकार करके खुश थे। जब उन्होंने मेहमानों को देखा तो वो तुरंत उनके पास आए और पूछा कि क्या वो ठीक हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ लोग भी हैं। आर्स उन्हें बताता है कि वे ठीक हैं और पूछता है कि क्या वे वही शिकारी भाई हैं जो हाल ही में यहाँ आए हैं। भाई जवाब देते हैं कि हाँ, वो अभी यहाँ रहने आए हैं। तो आर्स जल्दी से उनके स्टैट्स चेक करता है और उसे एहसास होता है कि उनके स्टैट्स काफी अच्छे हैं। ये स्टैट्स एवरेज से काफी ऊपर हैं, पर इनमें कुछ बहुत ज्यादा खास बात नहीं है। वो भाई उसे अपने घर ले जाते हैं। वहाँ उनके पिता शिकार से लाए ताजे मांस से उनकी बढ़िया खातिरदारी करते हैं। वो माफी मांगते हुए कहता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि लॉर्ड का बेटा उससे मिलने आएगा, पर आर्स मुस्कुराते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा है। जहां चार खुद को रोक नहीं पाती और दावत का मजा लेने लगती है, वहीं पिता आर्स से पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आया है। आर्स जवाब देता है कि उसने उनके बेटों के महान शिकारी होने के किस्से सुने थे, इसलिए वो खुद उन्हें देखने आया है। और उन्हें एनालाइज करने के बाद वो कहता है कि वो चाहता है कि वे लोवेविन काउंटी आर्मी ज्वाइन करें क्योंकि वे वहां बहुत काम आ सकते हैं। पिता बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके बेटों को हाई रैंकिंग सोल्जर्स बनने का मौका मिल सकता है। जब आर्स सबसे छोटे बेटे के बारे में पूछ रहा था तभी चार देखती है कि एक छोटा लड़का ब्रेड चुराने की कोशिश करता है और चुपके से भाग जाता है, लेकिन उसके पिता उसे डांटते हैं और तमीज से इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं। आर्स पहले तो ज्यादा नहीं सोचता, पर फिर भी उसके स्टैट्स चेक करने का फैसला करता है। जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बच्चे का इंटेलेक्ट 100+ है और वो एक एस रैंक टैक्टिशियन है। खांसते हुए उसके मुंह से ड्रिंक बाहर निकल जाती है और वो सोचता है कि इतना ज्यादा इंटेलेक्ट तो लेजेंडरी है, और उसे शक है कि पूरे किंगडम में कोई भी उसे स्मार्टनेस के मामले में हरा सकता है। उसके पिता बच्चे के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अपने बड़े भाई के उलट रोज काफी अनाड़ी है, लेकिन आर्स की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि वो रोज को अपना वैसल जरूर बनाना चाहता है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी और बेटा हैरान रह गए, उन्हें यकीन नहीं हुआ। पिता आर्स से दोबारा सोचने को कहते हैं क्योंकि रोज सिर्फ मुसीबत बनेगा, पर आर्स बच्चे के पास जाकर एक्साइटमेंट में पूछता है कि क्या वो उसका फसल बनकर उसके लिए काम करेगा। बच्चा डर के मारे ऊपर देखता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग उसे जबरदस्ती हथियार थमाकर जंग में लड़ने भेज देंगे। वो रोने लगता है और साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो तो आसानी से मर जाएगा। उसके पिता उसे एक नोबल से इस तरह बात करने के लिए डांटते हैं, पर रोज बस वहां से भागकर अपने कमरे में छिप जाता है। आर्स दुखी है क्योंकि उसे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, पर पिता आर्स से माफी मांगते हैं, ये कहते हुए कि रोज किसी काम का नहीं है क्योंकि माँ की मौत के बाद से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और अपने भाइयों के उलट वो कभी तीरंदाजी या लकड़ी काटने की प्रैक्टिस नहीं करता, जिससे वो एक बुरा हंटर बन गया है। आर्स पिता से कहता है कि शारीरिक ताकत ही सब कुछ नहीं होती और अपने भाइयों के उलट उसके पास जबरदस्त इंटेलिजेंस है जो उसे एक बेहतरीन टैक्टिशियन बनाएगी। आर्स पीछे हटना नहीं चाहता और उस बूढ़े से कहता है कि वो उसे एक बार फिर मनाएगा। वो कमरे में जाकर उस छोटे लड़के को किताब पढ़ते देखता है, पर आर्स को देखते ही वो फिर रोने लगता है। आर्स उसे शांत करते हुए कहता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और पूछता है कि क्या उसे किताबें पसंद हैं। बच्चा कहता है कि माँ उसे किताबें पढ़कर सुनाती थी, पर उनके पास बस यही एक है, इसलिए माँ की याद आने पर वो इसे पढ़ता है। आर्स डील को बेहतर बनाने के लिए वादा करता है कि उसके घर की लाइब्रेरी में उसे हर किताब मिल जाएगी। ये सुनने के बाद लड़का पूछता है, क्या मैं एक किताब ले सकता हूँ, और आर्स मान जाता है। बाद में वो भाइयों के साथ मैंशन पहुंचते हैं, पर किसी के साथ खेलने की बात पर रोज फिर रोने लगता है। आर्स चार से भाइयों को जगह दिखाने को कहता है और खुद रोज को लाइब्रेरी ले जाता है। लड़का वहां इतनी सारी किताबें देखकर दंग रह जाता है और उन्हें चुनने लगता है, जबकि वो कहता है कि उसे भी पढ़ाई करनी है और वो बाद में मिलेगा।
कुछ घंटे बीत जाते हैं और वो अचानक जागता है तो उसे एहसास होता है कि पढ़ते पढ़ते वो सो गया था। वो तुरंत नीचे भागता है, इस डर से कि कहीं रोज भाग न गया हो। पर जैसे ही वो लाइब्रेरी में घुसता है, वो देखता है कि रोज भी ढेर सारी किताबों के बीच सो रहा है। रे उसे बताता है कि ये लड़का कमाल का है, क्योंकि वो नए शब्द तुरंत सीख लेता है और उसकी सोचने की शक्ति काफी गहरी है। आर्स उसके स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि वो काफी बढ़ चुके हैं, जो कि क्रेजी है। आखिरकार भाई लोग आ जाते हैं और रोज का मजाक उड़ाते हैं कि वो किताबों से घिरा है, जबकि उसे पढ़ना नहीं आता। ये सुनकर आर्स हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो क्या कह रहे हैं, तो हंटर्स जवाब देते हैं कि उनकी माँ के अलावा किसी को पढ़ना नहीं आता, क्योंकि वो हंटर्स हैं और रोज ने सिर्फ माँ से कहानियां सुनी थी, पर उन्होंने उसे सिखाया नहीं। रोज आखिरकार जाग जाता है और आर्स पूछता है कि उसने पढ़ना कैसे सीखा। रोज जवाब देता है कि उसने पढ़ना बस अपनी माँ की बातें सुनकर और उन्हें किताब के अक्षरों से मिलाते हुए सीखा है। ये सुनकर भाई हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि तब वो सिर्फ 2 साल का था, तो उसे ये सब याद कैसे है। पर रोज एक बड़ा खुलासा करता है कि उसे पैदा होने के दिन से लेकर अब तक की हर एक चीज याद है। अगले दिन आर्स रोज का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहता है कि शिकार के लिए सिर्फ आर्चरी ही काफी नहीं है, वो जाल बिछाना भी सीख सकता है। रोज कहता है कि उसने इस बारे में सोचा तो था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई, तो आर्स उसे ट्राई करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जब वो बूढ़ा आदमी जंगल पहुंचता है तो उसे बीच में एक बहुत बड़ा जाल दिखता है। तभी बड़े भाई उसे बड़े उत्साह से बताते हैं कि रोज ने ये जाल अकेले ही बनाया है, जिसमें पहले से ही कई जंगली सूअर फंसे हुए थे। रोज बताता है कि उसने गौर किया कि नर सूअरों को पीले रंग से गुस्सा आता है, तो उसने लटकते दरवाजे को पीला रंग दिया, जिस पर सूअर ने हमला किया और वो अंदर फंस गया। यही नहीं, उसने बाउंड्री पर एक खास जड़ी बूटी भी लटका दी ताकि मादा और बच्चे दूर रहें, क्योंकि उन्हें उस पौधे की महक पसंद नहीं है। इससे ये पक्का हो जाएगा कि वे बच्चों का शिकार न करें, जिससे उनकी आबादी कम हो सकती है। वो उम्मीद में अपने पापा की तरफ देखता है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे वो उदास हो जाता है। उस रात वो कमरे में अकेला बैठा होता है और माँ की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसे जन्म देने के बाद वो बीमार हो गई थी। वो रो रहा होता है, तभी वो सुनता है कि उसके भाई और पापा छत पर बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। भाई पूछते हैं कि पापा रोज के साथ इतने सख्त क्यों थे, और पापा रोते हुए कहते हैं कि ये सब उनकी गलती है कि वो उसके साथ सख्त रहे, सिर्फ क्योंकि वो शिकार में कमजोर था। वे चाहते हैं कि रोज उनसे नफरत करे, ताकि उसे लगे कि उसे पापा की जरूरत नहीं है और वो लॉर्ड आर्स के यहाँ चला जाए, जहाँ उसकी काबिलियत की कद्र होगी और वो खुश रहेगा। रोज ये सब सुनता है और रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि पापा उससे प्यार करते हैं। सुबह आर्स भाइयों को लेने आता है, ये सोचकर कि रोज कभी राजी नहीं होगा, पर उसे सरप्राइज करते हुए छोटा लड़का एक बड़े बैग के साथ बाहर आता है। वो अपने डैड से कहता है कि वो उनसे नफरत नहीं कर सकता और प्रॉमिस करता है कि वो एक महान इंसान बनेगा और फिर वो अपने डैड के पास लौट आएगा और वे हमेशा साथ रहेंगे। उसके डैड रो पड़ते हैं और आखिर में सभी भाई यंग लॉर्ड के प्रति वफादारी की कसम खाते हैं। वे उसके वैसल्स बनकर आगे के एडवेंचर्स का इंतजार करते हैं। 3 साल बाद 9 साल के आर्स के पिता बीमार पड़ जाते हैं। आर्स उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनकी जगह उसे आर्मी को वॉर में लीड करने दें, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। 1 साल पहले ड्यूक ऑफ मिशन की बुढ़ापे से मौत हो गई थी और उन्होंने अपने छोटे बेटे को सक्सेसर बनाया था, मगर बड़े भाई ने वसीयत मानने से मना कर दिया और इल्जाम लगाया कि उसके भाई ने नया ड्यूक बनने के लिए इसमें हेरफेर की है, क्योंकि बड़े भाई ने हाल ही में वॉर में कुछ बड़े फीट्स दिखाए थे। सक्सेशन की इस जंग में कई नोबल्स ने उसका साथ दिया। नतीजतन सिविल वॉर की वजह से मिशन 2 हिस्सों में बांट गया और पड़ोसी डची ऑफ सेट्स ने उन पर हमला करने का ये मौका ढूंढ लिया। हालात और भी टेंस होते देख आर्स को लगता है कि उसे जंग में जाना ही होगा, पर उसके पिता उसे बताते हैं कि उसे और भी जरूरी काम करने हैं, क्योंकि उसकी मंगेतर यहाँ आ रही है। मंगेतर की बात सुनकर आर्स घबरा जाता है और उसके पिता कहते हैं कि शायद वो उसे बताना भूल गए कि पैदा होने से पहले ही उसकी सगाई हो चुकी थी। वो अपने बेटे को उसकी मंगेतर का खत देते हैं। आर्स फौरन दोस्तों को इस इमरजेंसी के बारे में बताने भागता है। वो परेशान है क्योंकि उसे अपनी मंगेतर के बारे में पता ही नहीं था और अब वो उससे मिलने आ रही है। एक मेड उसे बताती है कि उसकी मंगेतर गेट पर आ चुकी है और आर्स घबराते हुए उसे रिसीव करने जाता है। अपनी पास्ट लाइफ में उसकी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं थी, इसलिए वो नर्वस है कि अपनी मंगेतर से कैसे पेश आए। वो लड़की अपना नाम लीशा बताती है
आर्स को उसकी मासूमियत बहुत भाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी कूटनीति का स्तर 100 और महत्वाकांक्षा 80 है। वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि लीशा एक खतरनाक इंसान है जो एक मासूम लड़की होने का नाटक करके उसकी फैमिली पर कब्जा कर सकती है। मगर जैसे ही वो उसे देखकर मुस्कुराती है, वो उसे रोकने की बात भूल जाता है और उस पर लट्टू होने लगता है। वो उसे अंदर बुलाता है और लीशा और उसका बटलर देखते हैं कि सभी नौकर तैयारियों में लगे हैं। रे को देखकर उसका बटलर भेदभाव करने ही वाला होता है, लेकिन लीशा उसे रोक लेती है। वो रे और बैटलफील्ड पर उसकी अचीवमेंट्स के बारे में जानती है और अपने बटलर से माफी मांगने को कहती है। बटलर आर्स से माफी मांगता है और आर्स कहता है कि ठीक है। उसके बाद मेड्स लीशा को गुलाबों का बुके देती हैं, जिसे वो खुशी खुशी ले लेती है। वो घर में घूमती है, उसकी तारीफ करती है और वहाँ के सभी सर्वेंट्स को प्यार से ग्रीट करती है। आर्स बस उसे हैरानी से देखता रह जाता है। वो उसके असली इरादों को समझ नहीं पा रहा। जल्द ही वे डिनर के लिए बैठते हैं और लीशा कहती है कि उसके चेहरे पर सॉस लगी है। आर्स घबराकर उसे जल्दी से पोंछ लेता है। वो सोचता है कि लीशा कम्युनिकेशन में वाकई बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि वो भी उससे बिना किसी मेहनत के बात कर पा रहा है और वो बहुत क्यूट भी है। और अगर उसने पहले उसकी हाई डिप्लोमेसी और एम्बिशन न देखी होती तो वो अब तक उसके प्यार में पड़ चुका होता। फिर लीशा कहती है कि रास्ते में लैम्बर्ग शहर देखा था और वो उसे काफी लाइवली लगा। आर्स कहता है कि अगर मौसम साफ होता तो उसे शहर घुमाने में बहुत खुशी होती, और लीशा कहती है कि जल्द ही ऐसा होगा। और तुरंत ही बारिश रुक जाती है और बादल छंट जाते हैं, जिससे धूप निकल आती है। आर्स घबरा जाता है और लीशा से पूछता है कि क्या वो किसी तरह वेदर कंट्रोल कर सकती है। वो मना कर देती है और कहती है कि उसने बस आते वक्त बादल देखे थे और उसे लगा कि वो जल्दी निकल जाएंगे। अब जब मौसम साफ हो गया है, लीशा आर्स से उसे टाउन घुमाने के लिए कहती है। वो खुशी खुशी मान जाता है। वो मार्केट जाते हैं जहां सब आर्स को ग्रीट करते हैं और उसके साथ वाली लड़की के बारे में पूछते हैं। वो उसे अपनी मंगेतर बताता है और औरतें तुरंत ये खुशखबरी फैलाने लगती हैं। आर्स ऐसी जगह पहुंचता है जहां दो मर्चेंट्स लड़ रहे हैं क्योंकि एक ने गलत मैजिक स्टोन्स डिलीवर कर दिए हैं। आर्स को लगता है कि वारिस होने के नाते उसे ये झगड़ा सुलझाना होगा, वरना लाइसिया उसे नाकाबिल मानकर उसका इलाका हड़प लेगी। तभी चार वहां आकर उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने का ऑफर देती है, पर लीशा उसे रोक देती है। वो उसे लेजेंडरी मैजिशियन पहचान लेती है और कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। लीशा चार को मक्खन लगाती है और हैंडशेक करने को कहती है और उसे मनाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो आर्स से एक छोटे से फेवर के बदले इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की परमिशन मांगती है। इससे पहले कि वो उसकी रिक्वेस्ट के बारे में कुछ सोच पाता, लीशा पहले से ही उन दोनों मर्चेंट्स के सामने खड़ी होती है और उनसे लड़ाई बंद करने को कहती है ताकि उनके हैंडसम चेहरे खराब न हो। वो खुद को आर्स की मंगेतर बताती है और वो आदमी लड़ना बंद करके उसे बधाई देते हैं। लीशा फिर मैजिक स्टोन मर्चेंट से कहती है कि वो अपने साउंड मैजिक स्टोन्स उसे बेच दे क्योंकि उसके इलाके में वो नहीं मिलते। वो दूसरे मर्चेंट को भी ऑफर देती कि वो जरूरी फायर मैजिक स्टोन्स उसके इलाके से कम दाम में खरीद ले क्योंकि वहाँ एक वॉल्केनो। वो कहती है कि ये उनके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है और इस आइडिया का सारा क्रेडिट आर्स को दे देती है। मर्चेंट्स उसकी बात मान लेते हैं और आर्स को थैंक यू कहते हैं। वो इस मौके का फायदा उठाता है और सबके जाने के बाद उनसे अपनी डील्स के रिटन डॉक्यूमेंट्स रखने को कहता है। आर्स लीशा को थैंक यू कहता है और वो अपना टूर फिर से शुरू करते हैं। शाम को वो घर वापस लौट रहे होते हैं जब लीशा अपना वो फेवर मांगती है। आर्स घबरा कर इंतजार करता है, लेकिन लीशा बस ये जानना चाहती है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद हैं। वो दंग रह गया है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके असली इरादे क्या हैं। वो जानता है कि वो उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर वो रिस्क लेने को तैयार है। वो लीशा से कहता है कि उसे ईमानदार लोग पसंद हैं। वो बस मुस्कुराकर कहती है कि वो इसे एक रेफरेंस की तरह लेगी। उस रात वो साथ में बढ़िया डिनर करते हैं और फिर आर्स सोने चला जाता है, पर अब भी सोच रहा है कि उसकी मंगेतर के असली इरादे क्या हैं। जैसे ही वो चादर उठाता है, वो लीशा को वहां देख हैरान रह जाता है, पर वो उसे चुप रहने को कहती है। आर्स कहता है कि वो गलत कमरे में है, लेकिन लीशा कहती है कि वो सरप्राइज देने आई है। वो उसे सच बोलना चाहती है क्योंकि उसे ईमानदार लोग पसंद हैं। आर्स चाय डालता है और लीशा पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। इस सवाल से वो चाय थूक देता है और पूछता है कि मतलब लीशा बताती है कि उसके पास एक ऐसी सील है जिससे वो इमोशंस देख सकती है। जब वो पहली बार आर्स से मिली थी तो उसके चेहरे पर सिर्फ शक था,
लीशा कहती है कि उसने दोस्ती की कोशिश की पर उसका शक बढ़ता गया। वो पूछती है कि आखिर उसे किस बात का शक है और उसे एहसास होता है कि ये सब स्टेटस देखने से शुरू हुआ। वो सच बोलने का फैसला करता है और बताता है कि वो दूसरे लोगों के एट्रीब्यूट्स देख सकता है। उसने उसकी हाई डिप्लोमेसी और एम्बिशन देखी, जिससे उसे लगा कि उसका अच्छा बिहेवियर शायद सिर्फ दिखावा है। लीशा अब सब समझ गई है और मानती है कि उसके इरादे वाकई ऊंचे हैं। आर्स उससे पूछता है कि किस तरह के इरादे। वो शर्माकर कहती है कि हर औरत का सपना है कि उसे एक शानदार आदमी मिले जिसे पहली नजर में प्यार हो जाए। आर्स भी लाल हो गया और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसे लगा कि नोबल की बेटी होने के नाते लीशा को एक काबिल पति चाहिए और वो सोचता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती होगी। जो एक छोटे से इलाके का वारिस है, वो हंसते हुए कहती है कि उसने उसके मन की बात बिल्कुल सही पढ़ ली है। वो कहती है ये इलाका छोटा है और अगर आर्स एक बेकार इंसान निकलता तो वो एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कुछ भी करती। आर्स को झटका लगा, पर लीशा कहती है कि अब वो सच में उससे शादी करना चाहती है। वो कहती है कि उनकी फैमिली अभी कमजोर है और उसका टैलेंट देख सकती है कि वो इसे बहुत बड़ा और पावरफुल बना सकता है। वो देख सकती है कि लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी मंगेतर के बारे में जानकर सब सच में बहुत खुश थे। लीशा कहती है कि ये इस बात का काफी सबूत था कि वो एक बेहतरीन इंसान है, तो उसे उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर आर्स शर्म से लाल हो जाता है और फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। अकेले रह जाने पर वो घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि लीशा की एम्बिशन सच में बहुत क्यूट थी। लीशा भी अभी तक घबराई हुई है कि उसने एक लड़के के कमरे में छुपकर जाने और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जैसा बोल्ड कदम उठाया, लेकिन वो इसे लेकर बहुत खुश भी है। अगले दिन वो अपनी टेरिटरी वापस लौट जाती है, ये सोचते हुए कि नोबल्स की दुनिया लालच और झूठ से भरी एक गंदी जगह है। नोबल्स खुद को ऊपर उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लीशा हमेशा से दूसरों के जज्बात पढ़ने की अपनी काबिलियत से परेशान रही है, क्योंकि उनके इमोशंस हमेशा बहुत बुरे होते थे। उसे लगता था कि उसकी एबिलिटी एक श्राप है, जब तक उसने एक औरत को एक ताकतवर और कामयाब आदमी से खुशी खुशी शादी करते नहीं देखा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो भी किसी बहुत ताकतवर और नामी आदमी से शादी कर ले तो वो इस नेगेटिविटी से भरी दुनिया से बाहर निकल सकती है। इसलिए उसने लोगों के इमोशंस पढ़कर उन्हें खुश करने के लिए झूठ बोलने की कला सीखी, ताकि वो शादी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली ढूंढ सके। लीशा का आर्स से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली कमजोर थी और शुरू में उसने उस पर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जमाया था। वो चाहे जो भी करती उसे उस पर शक ही होता था। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसका दिल जीत लिया। जब वे मार्केट से गुजर रहे थे तो आर्स ने उससे माफी मांगी कि उसके कोमल पैरों के लिए रास्ते बहुत पथरीले थे और उसके लिए मरहम भी लाया ताकि जूतों से उसे तकलीफ न हो। उसी पल लिशा को एहसास हुआ कि आर्स वाकई एक बहुत ही नेक इंसान है और अपनी प्रजा के बीच उसकी इज्जत देखकर उसने तुरंत उसे अपना आइडियल मैन मान लिया। उसे उसी पल उससे प्यार हो गया। अब लीशा को लगता है कि आर्स काबिल और मजबूत तो है ही, पर वो दयालु भी है और वो इसे उसकी कमजोरी नहीं बनने दे सकती। एक ऐसी इंसान होने के नाते जो कल उसके सबसे करीब होगी, वो कसम खाती है कि वो उनके खुशहाल भविष्य के बीच आने वाली हर रुकावट को खत्म कर देगी। अपनी पहली मुलाकात के बाद आर्स और लीशा अक्सर एक दूसरे को लेटर्स भेजने लगे। आर्स थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी किसी लड़की से इस तरह बात नहीं की थी। फिर भी वो लेटर्स में उसके साथ थोड़ी फ्लर्टिंग कर लेता है। लीशा फिर आती है, उसे फूल पसंद थे तो वो उसे बीज गिफ्ट करता है। वो उसे थैंक यू कहती है और फिर उसे याद दिलाती है कि उसने कन्फेशन का जवाब नहीं दिया है। आर्स घबरा जाता है, पर वो कहती है कि वो टाइम ले सकता है क्योंकि वो उसे मनाने की कोशिश करेगी। वो लेटर्स से बात करते हैं और कुछ वक्त के लिए उत्तराधिकार की जंग रुक जाती है। आर्स के पिता की तबीयत भी सुधरने लगती है। वो उसे बताना चाहता है कि उसे भी उससे प्यार हो गया है। वक्त बीतता है और लॉर्ड रेवन की हालत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर बाहर आकर यंग आर्स से कहता है कि उसे अब सबसे बुरे के लिए अपने मन को तैयार कर लेना चाहिए। आर्स इस सिचुएशन को लेकर बहुत एंग्शियस है। इसी बीच मिशन के मौजूदा रूलर का कत्ल हो जाता है। एक सिपाही उसे मैड किंग की तरह पीठ में छुरा घोंप देता है और फिर भागने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से वो कातिल घिर जाता है तो वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। अगली रात ये खबर लॉर्ड रेवन को मिली, जो अपने वफादार सलाहकारों के सामने लेटर पढ़ते हैं और फिर आर्स से उसकी राय पूछते हैं।
आर्स समझाता है कि अब गद्दी पर कोई नहीं है। उनके हिसाब से दिवंगत लॉर्ड के दोनों बेटों के बीच एक भयानक जंग होना तय है और उन्हें भी अपनी सेना तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। रेवन इस सिचुएशन के बारे में सोचता है और कहता है कि अब उस काउंटी चीफ को उत्तराधिकार के मामले में किसी एक बेटे को चुनकर उसका सपोर्ट करना होगा और ज्यादातर चांसेस यही हैं कि काउंटी चीफ लुमी छोटे बेटे के बजाय बड़े बेटे को ही चुनेंगे। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें भी बड़े बेटे का ही साथ देना होगा। लेकिन जैसे ही रेवन उठने की कोशिश करता है वो वापस बिस्तर पर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ रातों बाद आखिरकार लोवेंट फैमिली के पास बुलावा आता है जिसमें लॉर्ड को काउंसिल के सामने पेश होने का ऑर्डर दिया गया है। आर्स लेटर पढ़ता है और रे से कहता है कि उसके पिता इस हालत में नहीं है कि वो खुद काउंटी जा सके। रे उसकी बात मान जाता है और आर्स से कहता है कि वो चिंता न करे। वो उसे बताता है कि वो अगले दिन 4 के साथ काउंटी चीफ से मिलने जाएगा, लेकिन आर्स उसे कहता है कि वो भी अपने पिता की जगह उनके साथ चलेगा। अगली सुबह वे कनार काउंटी पहुंचे। आर्स हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जगह का मालिक कोई एक लॉर्ड हो सकता है। वे कैसल के गेट्स तक जाते हैं जहां गार्ड उन्हें रोकता है। आर्स उसे लॉर्ड लुमी द्वारा भेजा गया लेटर देता है और कहता है कि वो यहाँ लोवेंट फैमिली को रिप्रेजेंट करने आया है। गार्ड थोड़ा स्केप्टिकल लगता है पर वो तुरंत 4 को फायर प्रिंसेस और रे को लोवेंट फैमिली के ग्रिम रीपर के रूप में पहचान लेता है। गार्ड उन्हें तुरंत कैसल के अंदर ले जाता है और मीटिंग हॉल की तरफ ले जाने लगता है, पर तभी वो लॉर्ड लूमिस के एक वैसल रेन से मिलते हैं। वो एक वेल राउंडेड इंसान लगता है जिसके स्टैट्स हर कैटेगरी में एवरेज से काफी ऊपर हैं। वो उनका स्वागत करता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पिता की जगह छोटे लॉर्ड को देखेगा। फिर वो रे और 4 की तरफ मुड़ता है और उनसे पूछता है कि क्या वो लॉर्ड लुमी के वैसल्स बनना चाहेंगे। इससे आर्स थोड़ा डर जाता है पर उसके वैसल्स लॉयल हैं और वो ऑफर ठुकरा देते हैं। जल्द ही आर्स मीटिंग हॉल में एंटर करता है और वहां के इंटेंस एटमॉस्फेयर की वजह से उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है, इसलिए वो बस मेज पर बैठ जाता है। उनमें से एक बुजुर्ग आर्स को बचपन से जानता है और उसे कुकीज देता है, जबकि वो मोटा आदमी उसे नफरत से देखता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सब खड़े हो जाते हैं क्योंकि लॉर्ड ऑफ केनार रेन के साथ कमरे में एंटर करते हैं। आर्स तुरंत लॉर्ड लुमी के स्टैट्स देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि उम्मीद के मुताबिक लॉर्ड के स्टैट्स और एबिलिटीज बहुत हाई हैं। भले ही वो अपने पिता के स्टैट्स के आसपास भी नहीं है, पर रेन के रूप में लुमी की भरोसेमंद सलाह उसे वो सब खूबियां देती है जो उसमें नहीं है। हमारे हिसाब से लुमी और रेन साथ मिलकर शायद देश के लिए सबसे बेहतरीन फैसले लेंगे। लॉर्ड बाकी लॉर्ड्स को बैठे रहने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि मिशन के रूलर का मर्डर हो गया है, जिसका मतलब है कि एक खूनी जंग होने वाली है। वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सबको यहाँ ये साफ करने के लिए बुलाया है कि वे सब लॉर्ड कर्न को सपोर्ट करेंगे, छोटे बेटे के बजाय बड़े बेटे को, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अभी बोल सकता है। उस बूढ़े और मोटे आदमी दोनों ने तुरंत कह दिया कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। हमारा हीरो भी उनकी बात मानता है और आने वाली जंग में बड़े भाई को सपोर्ट करने का वादा करता है। लॉर्ड अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि उन सब के पास एक तैयार आर्मी होनी चाहिए क्योंकि उन्हें डर है कि पड़ोसी काउंटी इस सिचुएशन का फायदा उठाकर उन पर हमला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें डिफेंड करने के लिए काफी फौज रखनी होगी। उसके बाद वो कोर्ट को डिसमिस कर देते हैं, मगर जाने से पहले वो आर्स के पास आता है और अपने पिता की जगह काउंसिल में आने के लिए उसकी तारीफ करता है। लुमी कहता है कि भले ही लैम्बर्ग का इलाका बहुत छोटा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने कुछ कमाल के टैलेंट को अपने साथ जोड़ा है, जिसकी वजह से वो आसपास सबसे ताकतवर ताकतों में से एक बन गए हैं। वो आर्स से अच्छा काम करते रहने को कहकर चला जाता है, लेकिन आर्स के हिलने से पहले ही वो मोटा आदमी उसे रोककर खुद को लिसिया का पिता बताता है। वो आर्स को बताता है कि उसकी बेटी आजकल बहुत परेशान है क्योंकि वो अब उसके लेटर्स का जवाब नहीं दे रहा है। अचानक आर्स को याद आता है कि वो उसे रिप्लाई भेजना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो लिखने बैठता तो कुछ न कुछ बीच में आ जाता था। वो मोटा आदमी कहता है कि उसे पता है कि उसकी बेटी बचपन से ही बहुत स्मार्ट थी और इसी वजह से उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उसने कोर्ट में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और पॉलिटिशियन से सारी चालें और धोखेबाजी सीख ली। आखिरकार वो आर्स को बताता है कि उसे उस छोटे लॉर्ड पर शक था जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन अब उसे यकीन है कि आर्स उसे संभाल सकता है और वो उसे घूरने के लिए माफी मांगता है। आर्स भी माफी मांगता है और उसे वापस लेटर लिखने का वादा करता है। लैम्बर्ग वापस पहुंचने पर लॉर्ड रेवन आर्स की वॉर काउंसिल में शामिल होने के लिए तारीफ करते हैं और इस कदम के लिए उसे एक समझदार इंसान कहते हैं। इससे वो खुश तो है, पर जानता है कि उसकी स्किल्स अभी भी वीक हैं, इसलिए वो रोज रे के साथ ट्रेनिंग करता है। पर अफसोस, जहां सब इम्प्रूव कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा। रे उसे ब्रेक लेने को कहता है।
पर वो मना कर देता है क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहता। उसे याद आता है कि कैसे हर मॉक बैटल में उसे बुरी तरह हार मिली थी, क्योंकि वो चाहे कितनी भी किताबें क्यों न पढ़ ले, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले किसी भी इंसान को नहीं हरा सकता। अचानक रोज यार्ड में भागते हुए आती है और आर्स को एक लेटर देती है। ये लेटर लॉर्ड लूमी की तरफ से है, जिसमें सबको अलर्ट किया गया है कि पड़ोसी काउंटी पुराने लॉर्ड के इलाके पर हमला कर रही है और उन्हें उनके खिलाफ लड़ना होगा। आर्स डर जाता है पर जानता है कि पिता आर्मी लीड नहीं कर सकते, इसलिए वो ट्रूप्स को बुलाकर स्पीच देने की कोशिश करता है। तभी उसके पिता पीछे से आते हैं और कहते हैं कि वो लीड करेंगे। आर्स के प्रोटेस्ट करने पर रेवन कहता है कि वो अभी वॉरियर नहीं है, और इसे साबित करने के लिए रेवन एक कैदी को लाता है और आर्स को एग्जीक्यूशन देखने को कहता है। वो वादा करता है कि अगर वो शांत रहा तो वो उसे ट्रूप्स लीड करने देगा। अपराधी को ब्लॉक पर ले जाया जाता है, जहां तुरंत उसका सिर काट दिया जाता है। और जैसा कि रेवन को उम्मीद थी, हमारा आर्स अभी भी बहुत दयालु और कमजोर है और वो जमीन पर उल्टी करने लगता है। रेवन अपनी सेना को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। सब उसके पीछे चल देते हैं और बेचारा आर्स पीछे छूट जाता है। वो अपनी कमजोरी पर रोता है और सोचता है कि क्या वो इस जंग के बाद अपने पिता को फिर कभी देख पाएगा। ये जंग 1 महीने तक चली लंबी लड़ाई थी, जिसमें उनकी सेना के मुकाबले दुश्मन के पास 5000 से ज्यादा सैनिक थे। लेकिन रोज की शानदार टैक्टिक्स ने दुश्मन के जनरलों को हरा दिया और 4 के जबरदस्त मैजिक अटैक्स ने दुश्मनों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और उनमें खौफ भर दिया। वहीं लॉर्ड रेवन और रे ने अपनी घातक कॉम्बैट एबिलिटीज से दुश्मन की सेना को गाजर-मूली की तरह काट दिया। आखिरकार उनकी सेना जीत गई और उन्होंने दुश्मन की बड़ी फौज को हराकर किले पर कब्जा कर लिया। 1 महीने की जीत के बाद लॉर्ड रेवन और उनके साथी आर्स के 12वें जन्मदिन के 4 दिन बाद घर लौटे। उनकी पत्नी और दोनों छोटे बच्चे अपने पिता के पास ही रहे, क्योंकि उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। उन्हें डर था कि वो अपने पिता को खो देंगे। रात होते होते आर्स जख्मी हालत में अपने पिता के कमरे की तरफ आया और उसने रे से अपने पिता की हालत के बारे में पूछा। रे ने बताया कि उसके डैड के साथ क्या हुआ है और उनकी हालत कितनी खराब है। फिर उसने पूछा कि क्या हमारे वाले को किसी ने चोट पहुंचाई है। उसने बस इतना जवाब दिया कि उसे ये चोटें ट्रेनिंग के दौरान लगी हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसे दुख है क्योंकि उसके पिता को इतनी बीमारी में भी कॉन्क्वेस्ट लीड करने के लिए मजबूर किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा वाला इसके लिए तैयार नहीं था। रे उसे यकीन दिलाती नहीं है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, पर हमारे वाले को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो शुक्रिया कहकर पीछे मुड़ जाता है। चार रे को बताती है कि उसने सुना है कि जब से वे कॉन्क्वेस्ट पर गए हैं वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा है और उसका बिहेवियर भी बदल गया है। उसने हंसना छोड़ दिया है और बेहतर बनने की उम्मीद में खुद से ताकतवर लोगों के खिलाफ दिन रात ट्रेनिंग करते हुए सब कुछ भुला दिया है। अचानक दरवाजे की दस्तक से उनकी बातें रुक जाती हैं। रे परेशान हो जाता है क्योंकि काफी देर हो चुकी है और दरवाजा खोलने पर सामने लीशा अपने बटलर के साथ खड़ी मिलती है। वो काफी परेशान लग रही है और इतनी देर से आने के लिए माफी मांगती है, पर लीशा सीधे पूछती है कि क्या हमारा वाला ठीक है। उसका कहना है कि जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उसके लेटर्स अजीब हो गए हैं। पहले उसके लेटर्स भावनाओं से भरे होते थे, जैसे वो खतों के जरिए बात कर रहा हो, पर आजकल उसके लेटर्स बस एक फॉर्मेलिटी जैसे लगते हैं क्योंकि उनमें अब कोई इमोशंस नहीं होते। रे उसकी तरफ से माफी मांगता है और लीशा से कहता है कि वो उसके बारे में बुरा न सोचे क्योंकि उसकी अपनी वजहें हैं। लेकिन लीशा कहती है कि वो नाराज नहीं है, बस उसे आर्स की चिंता हो रही है और वो पूछती है कि बात क्या है। रे लीशा को एग्जीक्यूशन से जुड़ी सारी बातें बताने का फैसला करता है और ये भी कि कैसे वो अपने पिता की बिगड़ती तबीयत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है क्योंकि वो हालात को संभालने के लिए उतना मजबूत नहीं था। क्या है और वो उसे देखने जाने का फैसला करती है, पर जैसे ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचती है उसे 2 लोगों के बीच एक बहुत ही इंटेंस स्पारिंग मैच की आवाजें सुनाई देती हैं। वो अंदर झांकने के लिए दरवाजा खोलती है और देखती है कि आर्स एक सोल्जर से लड़ रहा है, पर वो उसे हराने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं लग रहा। सोल्जर आर्स से कहता है कि आज के लिए इस बात को यहीं छोड़ दे क्योंकि उसकी बॉडी अब और लड़ने की हालत में नहीं है। लीशा भी उसे आवाज देकर रोकने ही वाली थी, लेकिन तभी आर्स अपने लड़खड़ाते पैरों पर खड़ा होता है और कहता है कि उसके पिता की हालत तो और भी बुरी थी जब वो जंग लड़ रहे थे, तो उनका बेटा होने के नाते वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है। ये सुनकर लीशा अपना इरादा बदल लेती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि आर्स इस वक्त कितना डिटरमिन्ड है। वो बाकियों से कहती है कि उन्हें उसे अभी के लिए। तभी अचानक एक मेड दौड़ती हुई आती है और बताती है कि लॉर्ड रेवन को होश आ गया है और वो बात करना चाहते हैं। रोज खुशी के आंसू रोता है और कहता है कि वो आर्स को इन्फॉर्म कर देगा, मगर मेड उन्हें बताती है कि लॉर्ड ने उसे सिर्फ उन तीनों को पहले लाने का हुक्म दिया है। रे, चार और रोज हुक्म मानते हैं और रेवन के चेंबर में जाते हैं जहां वो उसे कमजोर पाते हैं। वो बीमारी में भी बैटलफील्ड पर साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर वो उनसे उनकी जिंदगी और इस घर में रहने के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। रे कहता है कि पुरानी जिंदगी के मुकाबले ये जगह उसे सहमत होते हुए कहता है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वहीं चार कहती है कि यही इकलौता घर है जिसे वो जानती है।
वो साथ रहने के लिए शुक्रिया अदा करता है। शुरू में रेवन उन्हें अपना फॉलोअर बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। रे एक पर्सन ऑफ कलर था, रोज सिर्फ 5 साल का और चार एक मामूली लड़की थी। पर अब वो सब बड़े हो गए हैं और लव एंड फैमिली के लिए अपनी काबिलियत साबित कर दी है। वो कहता है कि एरिस अभी बैटलफील्ड के लिए तैयार नहीं है और इतनी छोटी उम्र में उस पर लॉर्डशिप का बोझ डालना जुल्म होगा। पर उसे नहीं लगता कि अब उसके पास कोई और रास्ता बचा है। मौत की दहलीज पर खड़े होकर एहसास होता है कि कितने काम अधूरे रह गए हैं। उसे पछतावा है कि वो एरिस को पहले बैटलफील्ड नहीं ले गया ताकि उसे दुनिया की सच्चाई दिखा सके। उसने हमेशा उसे सोचा था कि वो उसे इस बेरहम दुनिया से बचा लेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है कि वो अब ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। वो उनसे एक लॉर्ड की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह बात करते हैं और उनसे भीख मांगते हैं कि वो अब से आर्स का साथ दें और उनके सामने झुक जाए। रोज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वादा करता है कि वो जी तोड़ मेहनत करेगा और आर्स की हर आने वाली मुश्किल में उसकी मदद करेगा। चार कहती है कि उसे लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो आर्स के एक यूरोपिया बनाने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा है। वे कहता है कि आर्स से मिलने से पहले उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसने उसकी जिंदगी को एक मकसद दिया और वो मरने के दम तक आर्स की ढाल और तलवार बनकर उसके साथ लड़ने का वादा करता है। वो सब लॉर्ड रेवन को ये जिम्मेदारी देने के लिए थैंक यू बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद लिशा को अंदर बुलाया जाता है और ये पहली बार है जब लिशा लॉर्ड रेवन से मिल रही है। वो इस हालत में उससे मिलने के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि भले ही वो उनसे पहले कभी न मिली हो और वे पहले मिल चुके हैं सालों पहले जब उसकी माँ नहीं रही थी। रेवन भी उस फ्यूनरल में गया था जहां उसने लिशा को एक छोटी बच्ची की तरह दुख में रोते हुए देखा जैसे कोई भी रोता, लेकिन जब उसका छोटा भाई भूख की वजह से रोने लगा तो लिशा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और अपने भाई को खाने के लिए कुछ कुकीज दे दी। उसी दिन रेवन को एहसास हुआ कि वो कितनी काइंड है और उसने उसके पिता के सामने आर्स के साथ सगाई का प्रपोजल रख दिया। वो उससे मुश्किल में आर्स का साथ देने और टेरिटरी संभालने में मदद करने की भीख मांगता है। लिसिया रोते हुए बताती है कि आर्स अपने पिता जैसा बनने की कितनी कोशिश कर रहा है। यह सुनकर वह मुस्कुरा देती है। वह कहता है कि वह सच में उससे प्यार करती है। कमरे से बाहर निकलकर वह रे को उदास होकर चांद को देखते हुए पाती है और उसके ओझल होने के बाद लॉर्ड रेवन की हालत देखकर उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद आर्स को अंदर बुलाया गया और वो ढेर सारी दवाइयां लेकर आया। वो अपने पिता को अपनी कंडीशन पर की गई रिसर्च के बारे में बताने लगा और ये भी दावा किया कि उसने शायद कोई अहम जानकारी मिली। रेवन अपने बेटे को अपने पास बैठने के लिए कहता है और एक पिता की तरह उससे बात करते हुए अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो एक गरीब टेरिटरी से था जहां का लॉर्ड बहुत ही ज्यादा करप्ट था और गरीब किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगाता था। इन सब से परेशान होकर रेवन अपना घर और इलाका छोड़कर भाग गया और मेन टाउन पहुंच गया जहां उसने अपनी जिंदगी में पहली बार मेयर को देखा। मेयर अपने घोड़े पर बहुत ही शानदार लग रहा था और उसी दिन से रेवन ने यह ठान लिया कि वो अपनी किस्मत को खुद ही बदल कर रहेगा और उसने खुद ही तलवार चलाना सीखना शुरू कर दिया। जल्द ही वो इसमें काफी माहिर हो गया और कई लड़ाइयों में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसे लैम्बर्ग के इलाके के लॉर्ड का दर्जा मिल गया। यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। वो आर्स से कहता है कि वो इस हालात के लिए खुद को बिल्कुल भी दोष न दे और कहता है कि उसे मजबूत बनकर इस इलाके के लोगों का ख्याल रखना ही होगा। आर्स टूटने लगता है और वादा करता है कि वक्त आने पर वो एक नेक और अच्छा लॉर्ड बनेगा और अपने लोगों और परिवार की हर मुसीबत से रक्षा करेगा। उसके बाद उन दोनों ने बाप बेटे की तरह बैठकर पूरी रात बातें की और अगली सुबह जब सूरज निकला, लॉर्ड रेवन अब अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए जीवित नहीं थे। उसी शाम अंतिम संस्कार हुआ और लगभग पूरा लैम्बर्ग अपने नेक और अच्छे लॉर्ड को विदाई देने के लिए आया। फूलों के साथ फ्यूनरल पर अपनी रिस्पेक्ट देने से पहले उसने अपने भाई बहनों को दिलासा देने के लिए अपने पास बुलाया। आंखों में आंसू आने पर भी वो खुद को संभालकर प्रजा से कहता है कि पिता ने उसे बहुत कुछ सिखाया है और पूरी रात उससे बात की। वो कहता है कि उसके पिता ने उसे पूरे टेरिटरी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। वो उनकी तरफ मुड़ता है और ईमानदारी से कहता है कि वो न तो अपने पिता जितना स्ट्रांग है और न ही उतना अनुभवी, पर वो वादा करता है कि वो हमेशा अपनी पूरी काबिलियत से उनका ख्याल रखेगा और इस मुश्किल समय में उनका सपोर्ट मांगता है। ये बात लोगों के दिल को छू जाती है और वो उसका नाम चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि वो नरक की गहराइयों तक उसका साथ देंगे। चार को वो समय याद आता है जब वो जंग में अपना सब कुछ झोंक रही थी और रेवन उसका हाल पूछने आया था। उससे कहा था कि वो आराम से काम ले क्योंकि वो वैसे भी बहुत अच्छा कर रही है।
रोज को भी उसकी दयालुता याद आती है जब वो सर्दियों की रात में पढ़ाई कर रहा था। लॉर्ड रेवन उसका हाल देखने आए थे और उसे अपना ब्लैंकेट दिया था और कहा था कि वो थोड़ा आराम कर ले और खुद पर ज्यादा दबाव न डाले, क्योंकि वो अभी बच्चा है और उसे अभी बहुत ग्रो करना है। इतने सारे प्यार करने वाले लोगों को अपने पास पाकर वो बहुत ग्रेटफुल महसूस करता है और उनकी लॉयल्टी के लिए उन्हें थैंक यू कहता है, जबकि वो सब अपने घुटनों पर झुक जाते हैं क्योंकि एक नए लॉर्ड का शासन शुरू होता है जो अपने साथ नई चुनौतियां और मुश्किलें लेकर आएगा। वीडियो पसंद आया तो पार्ट 8 के लिए सब्सक्राइब करें और यह नया एनीमे देखें जिसमें एक अनाथ लड़का अपनी बचपन की दोस्त से शादी करके जासूस बनने की ट्रेनिंग लेता है।